राम राम। आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और आप सभी एचएसएससी ग्रुप डी की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। और आज आपकी तैयारी को चेक कर लेते हैं कि ग्रुप डी के लिए आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। आज हम साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो आपका 22 अक्टूबर 2023 को सेकंड शिफ्ट में जो आपका एग्जाम हुआ था, उसको आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। और कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाते हो ये भी हम देखने वाले हैं। आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी अभी कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी तैयारी आपको और करने की आवश्यकता है। देखो, टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। साथ में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपको नोट्स मिले हुए हैं, आप उन नोट्स से भी पढ़ रहे होगे, है ना। तो आज देखते हैं साइंस में आप कितना स्कोर करते हो। बिना देरी के शुरुआत करते हैं और ईमानदारी से, कोई बेईमानी नहीं। किससे बेईमानी करोगे? खुद से बेईमानी करोगे। खुद से बेईमानी करके जाओगे कहां पर? कहीं नहीं जा सकते, यहीं पे रहना है। तो खुद से बेईमानी नहीं करनी। तो रियलिटी में आपको बताना है कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं, कितने क्वेश्चंस गलत हैं, कहां पर कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आई है, ये आपको बताना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि रक्त में खालिस्तान होते या होती हैं और हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं के विरुद्ध लड़ते या लड़ती हैं, ये अपने को बताना है। अभी मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, आप सभी को पता होगा। अभी हमने पढ़ा था मानव शरीर, उस समय ये चीजें हमने पढ़ी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी का आ जाना चाहिए। क्वेश्चंस में एक को पढ़ लो कि रक्त में वो चीज होती है जो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं के विरुद्ध लड़ते हैं या लड़ती है, ये अपने को बताना है। क्या बताया था आपको? हमारे शरीर के अंदर जो रोगाणु होते हैं उनसे लड़ने का काम कौन करती है? डब्ल्यूबीसी करती है। डब्ल्यूबीसी का मतलब व्हाइट ब्लड सेल, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं करती है ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा? श्वेत रक्त कणिकाएं। पढ़ा होगा तो आंसर सभी ने दे दिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आंसर नहीं आया होगा। ठीक है जी। तो आप सभी को पता चल गया कि शरीर में रोगाणुओं के विरुद्ध लड़ने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? श्वेत रक्त कणिकाओं के लिए डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल के साथ, जो व्हाइट ब्लड सेल है वो काम करती है। लाल रक्त कणिकाओं के बारे में हमने बात किया था, बाकी सभी के बारे में हम बात कर चुके हैं। वो आप क्लास देखते होगे तो आपको पता होगा, नहीं देखते तो भाई देखा करो। ठीक है, नहीं देखोगे तो फिर काम कैसे चलेगा? बिना देखे कोई काम चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। और मैंने कोई भी क्वेश्चन अपने मन से नहीं लिया कि मैंने जो पढ़ाया ना वो करवाऊंगा जिससे आपके लिए आसान बन जाए। नहीं, जो आपके पेपर में आया है ना, ये पेपर है, रियल पेपर है, मैंने अपने मन से नहीं उठाया। ठीक है, 2023 का है ये पेपर, आपका ग्रुप डी का ही है। ठीक है, किसी का है? ग्रुप डी का ही, ग्रुप डी का ही पेपर है। बताइए कि लोहे पर जंग की प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित में से किसकी विद्यमानता आवश्यक होती है, यानी कौन सी चीज जरूरी होती है, ये अपने को बताना है। बताइए। तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया था तो सभी को पता होगा कि भाई जंग लगने के लिए जल की और ऑक्सीजन दोनों की आवश्यकता होती है। जल की जगह पे पानी लिख दे तो घबराना मत। ठीक है, जल और पानी आप सभी जानते हो ना, ये विवाह मूवी वाला है, जल लीजिए। तो जल और ऑक्सीजन दोनों की आवश्यकता होती है। जल की जगह पे पानी, या आपको नमी भी लिख सकता है, नमी का मतलब भी वही होता है। ठीक है भाई, नमी चाहिए होती है। ठीक है, नमी किससे आएगी? जल से आएगी, जलवाष्प से आएगी। ठीक है, जल लिख दे, जलवाष्प लिख दे, पानी लिख दे, नमी लिख दे, सभी का मतलब एक ही है। ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तब जाके क्या बनता है? आपका जंग बनता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अभी हमने प्रकाश वाला टॉपिक पढ़ा था, तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। प्रकाश वाला टॉपिक पढ़ा था, उसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया था। क्या है? मतलब ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था। क्या है कि जब किसी प्रिज्म से होकर कोई श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है तो एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक बंधन होता है, ये अपने को बताना है। बताओ कौन से प्रकाश में सर्वाधिक बंधन होता है? बताइए, आंसर करने की कोशिश कीजिए भाई। जब तक आंसर करने की कोशिश नहीं करोगे फिर कैसे होगा? ये आपको बताया था विबग्योर। आप बता दो सर्वाधिक किसका होता है? सर्वाधिक किसका होता है? सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे, सर्वाधिक किसका होता है?
सर्वाधिक हो जाएगा वोयलेट का, बैंगनी का। इंग्लिश में वोयलेट, हिंदी में बैंगनी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अपने को ध्यान रख लेना है। श्वेत प्रकाश आप समझते होंगे, श्वेत प्रकाश मतलब सफेद प्रकाश, उसको गुजारा जाता है तो विबग्योर में वो बनता है। ये 7 कलर होते हैं, ठीक है। चलो, आर का मतलब होता है रेड, ठीक है। बाकी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन है ना, कुछ क्वेश्चंस आपके साइंस में ऐसे आएंगे जिनमें आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता हो सकता है कि आपने वो क्वेश्चन सेम टू सेम ना पढ़ा हो, लेकिन आपने अपने आसपास जो चीजें आप देखते हुए आ रहे हो, क्योंकि जनरल साइंस पूछा जाता है, सामान्य विज्ञान आपसे पूछा जाता है, जो आपके जीवन में चलता हुआ आ रहा है उससे संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो आपके अंदर थोड़ा सा दिमाग है, उसका इस्तेमाल कीजिए और आंसर कीजिए। क्या है कि हरे और कोमल तने युक्त छोटे पौधे जिनमें कुछ शाखाएं होती हैं, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। वैसे तो मैं आपको पादपों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाऊंगा, तब ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन अभी पेपर में आया है तो आप सभी आंसर कीजिए। तो इससे ये तो पता चल गया कि भाई पादप विज्ञान से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे छोटे पौधे आपको बताना है जिसमें हरे और कोमल तने युक्त होते हैं। बताओ, वृक्ष तो आप सभी जानते हो कि भाई उसमें बड़ा सारा तना होता है, बड़ी शाखाएं होती हैं, तो ये तो नहीं होगा। लताओं के बारे में भी आप जानते हो, तो ये आपका अलग हो जाएगा। अब झाड़ी और शाख में आपको लग रहा होगा इनमें से कोई आंसर है, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता, या तो ये है या ये है। अब क्या बोला, हरे और कोमल तने युक्त, कोमल तने की बात की गई है, इस बात को ध्यान से देखो। हरा है, पेड़ पौधे हैं, हरे होंगे, झाड़ी भी होगा, शाख भी होगा, हरा ही होगा, लेकिन कोमल तने की बात की गई है। और अगर आपने झाड़ियां देखी होंगी, ठीक है, सभी गांव से ही हो, हरियाणा से ही हो, ठीक है, और कहीं से नहीं हो ना, तो आपको पता होगा झाड़ियों का जो तना होता है ना, वो छोटा जरूर होता है लेकिन वो मजबूत होता है। जैसे बेर की आपने झाड़ी देखी होगी, आपने जो झाड़ियां होती है ना, जिसके क्या लगते हैं, और भी बहुत सारी झाड़ियां आपने देखी होगी, तो जो उनका तना होता है ना, होता छोटा है, पतला होता है, लेकिन वो मजबूत होता है। तो उनके तने मजबूत होते हैं, लेकिन यहां पर कोमल तने की बात की गई है। कोमल तना किसमें होता है, शाक में होता है, ठीक है जी। अगर मजबूत तने की बात बोले कि छोटा पौधा है, मजबूत तना है, तो क्या हो जाएगा, फिर आपका झाड़ी हो जाता। लेकिन यहां पर कोमल तने की बात कर रही है कि मतलब नरम है, ठीक है। कोमल का मतलब समझते हो ना, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा, उसको क्या कहा जाता है, शाक कहा जाता है, ठीक है जी। तो ऐसे अपने को दिमाग लगाना है अगर कोई क्वेश्चन याद नहीं है तो। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये देखो, कुछ है साइंस में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन क्या है कि हमारे जो जूते हो गया, मेज हो गया, नोटबुक हो गया, गिलास हो गया, डेली हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले देखो, जूता है वो किसका बना हुआ होता है, क्योंकि यहां पर वस्तुएं दी गई हैं, यहां पर पदार्थ दिए गए हैं कि कौन सी वस्तुएं कौन से पदार्थ से बनती हैं, ये यहां पर दिया गया है। तो देखो जूते किससे बनते हैं, आप सभी ने जूते पहन रखे होंगे, तो देखो जूते किससे बनते हैं, कागज से, इस्पात से, चमड़े से या लकड़ी से। तो सभी को पता है भाई चमड़े के जूते आते हैं, तो ये हो जाएगा सबसे पहले 3 नंबर वाला लिखेंगे, ओके। उसके बाद मेज है, किससे बनती है, मेज है यहां पर भी रखी हुई है, आपके आसपास भी होगी और घर पे भी है मेज। तो मेज किसकी बनती है, मेज बनती है लकड़ी की, ठीक है। तो लकड़ी की है तो दूसरे नंबर पे हम 4 लिख देंगे, क्योंकि पहले नंबर पे 3 वाला है, दूसरे नंबर पे 4 वाला आया है। तो 3 और 4 देख लो किसमें है, यहीं पर है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 1 और 2, 1 और 2 मतलब इसका एक नोटबुक है, कागज से बनती है। जो आपकी नोटबुक आपके पास है तो वो किससे बनती है, कागज से बनती है। उसके बाद गिलास है, इस्पात का बनता है, ठीक है। तो यही हो गया, बस 2 देखते ही हमें आंसर पता चल गया, आगे देखने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो मैंने बोला ना कि जर्नल विज्ञान आएगा, जर्नल साइंस आएगा, जो थोड़ा बहुत आपके दिमाग का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। हर क्वेश्चन आपको नहीं बताया जा सकता। देखो इस क्वेश्चन में बताने वाला क्या है, कौन टीचर क्या पढ़ाएगा आपको, इसमें से आपको ये बताएगा जूते किसके बनते हैं, आपको पता है, आपको ये बताएगा मेज किसके बनती है, ये नहीं पढ़ाए जाते। कुछ क्वेश्चन ऐसा ही आएंगे एग्जाम में, ठीक है। इसलिए मैं ये नहीं लिखता कभी भी कि साइंस में 15 में से 15 क्वेश्चन अपनी ही क्लास में आने वाले हैं, नहीं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेंगे कि आप उनको कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करेंगे, समझ रहे हो। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस क्लास से आएंगे, इतना मैं आपको बता सकता हूं,
ठीक है जी, तो समझ में आ गया। ऐसे चीजों के लिए आपको दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ये शुद्ध सोना आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। सबसे अच्छी बात है कि जो शुद्ध सोना है वो आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, ये HSSC ने पूछा है, तो 24 कैरेट का होता है। ठीक है, किसका होता है? 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। फिर मार्केट में आपको अभी 22 कैरेट के, 20 कैरेट के, 18 कैरेट के इनके आभूषण बना के दिए जाते हैं, लेकिन शुद्ध सोने से आभूषण नहीं बनता है। आगे देखो, आभूषण बनाते हुए कठोर बनाने के लिए इसमें खालिस्तान अथवा खालिस्तान मिलाया जाता है, क्योंकि जो शुद्ध सोना होता है, जो 24 कैरेट का होता है, ठीक है, वो थोड़ा क्या होता है, नरम होता है, उससे आभूषण नहीं बन सकते। तो उसको आभूषण बनाने लायक बनाने के लिए उसमें कुछ चीजें मिलाई जाती हैं। ये कैरेट वगैरह है ना, ये देखो शुद्ध है, फिर उसमें आप 22 कैरेट है तो मतलब थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज मिलाई गई है। 20 है मतलब और ज्यादा मिलाया गया है, 18 है मतलब और ज्यादा मिलाया गया है। ये सस्ता होगा, ये उससे सस्ता, सॉरी ये सस्ता, ये इससे महंगा, ये इससे महंगा और सबसे महंगा। ठीक है, इस तरीके से आपका रहने वाला है, लेकिन इसका आभूषण बनता नहीं है। अब हमें बताना है कि सोने में क्या क्या मिलाया जाता है। तो सोने में क्या क्या मिलाया जाता है, तो आपको पता होगा, सोने में हम चांदी मिला देते हैं। ठीक है, सोने में चांदी मिला देते हैं, तो इससे क्या होता है कि भाई चलता रहता है, सही काम चल जाता है, उससे क्या है, आभूषण बन जाते हैं। लेकिन चांदी नहीं मिलाते, कुछ लोग उसमें तांबा मिलाते हैं, क्योंकि भाई कलर थोड़ा सेम सा रहे, तो इसलिए चांदी या तांबे का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चांदी और किसका, तांबे का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से बता रहा हूं, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। और डायरेक्ट भी आपसे पूछ लेता है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। ठीक है, आगे देखो, बाघ है वो खालिस्तान होता है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। अब देखो, बाघ की जगह पे कुछ भी लिख दे, शेर लिख दे, चीता लिख दे, और कुछ लिख दे, और आगे बोला गया है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो जो मांस खाता है उसको क्या बोला जाता है, उसको कहा जाता है भाई मांसाहारी। मांस खाने वाले को क्या कहा जाएगा, मांसाहारी। तो यही बोला है कि बाघ खालिस्तान होता है, क्योंकि हम यहां पर लिखेंगे बाघ है वो मांसाहारी होता है क्योंकि वो केवल मांस खाता है। तो मांस खाने वाले को मांसाहारी कहा जाता है। जो शाकाहारी होता है, जैसे कि भाई शाकाहारी समझते हो ना, कि जो अपने भोजन के ऊपर डिपेंड रहता है, और उसके भोजन में क्या है, भोजन तो जो मांसाहारी है वो भी भोजन का ही पार्ट हो गया, शाकाहारी भी भोजन का पार्ट हो गया। शाकाहारी का मतलब होता है जैसे कि अपने अनाज खा रहा है, ठीक है, फल फूल खा रहा है, ऐसी सब्जियां खा रहा है, तो ये जो चीजें हो गई जिसमें कि कोई जीव कोई हानि नहीं होती है, ठीक है, जीव को मार के नहीं खाया जाता, वो क्या होता है, आपका शाकाहारी होता है। इस बात को याद रखना। सर्वाहारी का मतलब होता है जो सब कुछ खाता है। ठीक है, सर्वाहारी क्या होता है, जो सब कुछ खाता है। इसको वेजिटेरियन बोलते हैं, इसको नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं। ठीक है जी। और मवेशी तो आप समझते ही होंगे, मवेशी का मतलब होता है जैसे अपनी भेड़ बकरियां होती है ना, इनको मवेशी की कैटेगरी में गिना जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जैव निम्नलिखित वस्तु जैव निम्नलिखित नहीं है, ये अपने को बताना है। बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु है जो वस्तु है जैव निम्नलिखित नहीं है, ये अपने को बताना है। ठीक है, थोड़ा मुझे क्वेश्चंस में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, बताओ, बताइए बताइए, मतलब कि सिंपल भाषा में मैं अगर इस क्वेश्चन को बताऊं कि जिसमें थोड़ा सा जीव से संबंधित नहीं है। ठीक है, जीव से संबंधित जो चीजें नहीं है, देखो लकड़ी है ना, लकड़ी अपने पेड़ से बनती है, ये जैव विविधता के अंदर ही आती है। लकड़ी अपने पेड़ से बनती है, लकड़ी बनाने के लिए पेड़ को काटना पड़ेगा, पेड़ को मारना पड़ेगा। पेड़ के अंदर क्या होता है, जीव होता है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता, क्योंकि जैव विविधता में नहीं है वो बताना है। तो ये तो है। कागज है, ये भी अभी मैंने आपको बताया, ये भी आपका लकड़ी का ही बना होता है। जो ऊन के कपड़े होते हैं, ये भी जीव से संबंधित ही हो गया, कि भाई जीव के जो ऊन है उसको उतारा जाएगा। ऊन का मतलब समझते हो, जैसे भेड़ के ऊपर होती है ना, जो खाल के ऊपर होता है बाल, ठीक है, उससे बनती है ऊन। ठीक है, जैसे कि अपने ऊंट के ऊपर हो गया, और
किसका बनता है, भेड़ वाला बनता है, बकरी वाला बनता है, इन सभी से क्या बन रही होती है, ऊन वगैरह बनती है। तो ये भी हो जाएगा। लेकिन टीन के डिब्बे में क्या किसी संबंधित है, किसी जैव से संबंधित नहीं, ये धातु से बनता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन दिया हुआ था। गुथा हुआ आटा निम्नलिखित में से किस कारण से फूलता है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, बहुत सारे स्टूडेंट ने सही आंसर किया था, लेकिन उनको ऑप्शन नहीं पता था। अब आप ऑप्शन देखिए और तब आंसर कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि गुथा हुआ आटा है वो निम्नलिखित में से किसके कारण फूलता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का यह आंसर था कि सर जी जो गुथा हुआ आटा है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण है ना, वो फूलता है। बात तो उनकी सही है, लेकिन ऑप्शन में कहीं पर भी ये नहीं दिखाई दे रहा। तब क्या होगा, तो देखिए आंसर कीजिए। जो गुथा हुआ आटा है, जब आप आटा गूंथते हैं और बोलता है ना कि थोड़ी देर इसको रख दो ताकि ये अच्छे से फूल जाएगा, फिर इसकी नरम रोटियां बनेंगी, या इससे और कुछ बना रहे होंगे, जैसे ब्रेड बन रही होगी और कुछ बन रहा होगा, तो अच्छा बनेगा। ठीक है, थोड़ा नरम बनेगा, तो इसलिए रखा जाता है ताकि वो फूल जाए, उसमें गैस है वो भर जाए। लेकिन ये होता किसके कारण है, ये होता है खमीर के कारण, यीस्ट, जिसको यीस्ट बोला जाता है ना, यीस्ट के कारण होता है कि खमीर यीस्ट कोशिकाओं में वृद्धि होने के कारण। जैसे ही जो यीस्ट खमीर है ना, ये शोषण लेता है, अपनी जो प्रक्रिया करता है, तो उस समय ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है फिर वो आटे में है ना, गैस के रूप में हो जाती है, तो आटा फूलने लग जाता है और नरम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो देख लो, समझ में आ गया। ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड क्वेश्चंस कैसे करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिख देगा। ठीक है, मान लो ये यीस्ट और खमीर नहीं दिया हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने को याद करना है कि एग्जाम में कुछ भी आ जाए, अपने को तैयारी रखनी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह से भिन्न है, ये अपने को बताना है। ठीक है, जीव समूह से भिन्न है, ये अपने को बताना है। क्वेश्चंस को पढ़ो तब समझ में आएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चंस को पढ़ोगे तभी आपको ये समझ में आएगा। ऑप्शंस पढ़िए, हिरण हो गया, याक हो गया, पर्वत या बकरी हो गया, हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड हो गया, है ना। 4 ऑप्शंस है। हिरण है, आपने देखा होगा जंगलों वगैरह में। याक भी है, वो भी आपने देखा होगा, अगर आप डिस्कवरी वगैरह देखते होगे तो आपको पता होगा। पर्वत या बकरी मतलब जो पर्वत पर बकरियां रहती हैं। ठीक है, अपने जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड साइड है, बहुत सारी जो बकरियां हैं, चरवाहे हैं, वो लेके चलते हैं, तो ये हो गया। लेकिन जो हिम तेंदुआ है ना, स्नो लेपर्ड है, ये अलग हो जाएगा। इन जीव समूह से क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये स्पेशल चीज है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड है, ये अलग प्रजाति का होता है। ठीक है, और ये अपने पहाड़ों में, जो ऊंचे पहाड़ हैं, जो हिमालय वाले अपने जो पहाड़ है ना, जहां पर बर्फ होती है, वहीं पर पाया जाता है। ठीक है, और लगभग ये दूसरे भी कई देशों में पाया जाता है। तो भारत में भी है, और भारत के अलावा भी शायद 12 या 22 देश हैं जिनमें ये पाया जाता है, जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, इधर भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिम तेंदुआ। सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में नहीं आएंगे, थोड़ा थोड़ा रिपीट करके आएंगे। जब मैं आपको जीवों के बारे में आपको बताऊंगा, तब मैं आपको इनके बारे में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, जो आपके एग्जाम्स में एक्सपेक्टेड होंगे ना, कैसे क्या चीजें बनती है, वो अभी हम पेपर ही देख रहे हैं। मलेरिया किसके कारण होता है। देखो, मलेरिया वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में मानव रोग से क्वेश्चन आते हैं। मानव रोग के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे मैंने तैयार कर लिए हैं, बस क्लास करवाना बाकी है। ठीक है, आज वाले पेपर में क्वेश्चन आया है, तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब आप टॉपिक पढ़ रहे होगे कि हाँ एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आप भी इसको अच्छे से पढ़ोगे, वरना आप भी इसको अच्छे से नहीं पढ़ते। ठीक है, तो मलेरिया किससे होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है भाई, पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो मलेरिया है वो किससे होता है, तो किससे होता है आप बताओ। ठीक है, तो किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है भाई, प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, और मलेरिया किस मच्छर से होता है, ये आप सभी कमेंट करके बताओगे। ठीक है, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है कौन से मच्छर से होता है। ठीक है, इसमें हमसे पूछा है विषाणु से, कवक से, जीवाणु से, प्रोटोजोआ से, तो वो प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है,
तो प्रोटोजोआ से होता है, लेकिन आपको कमेंट में बताना है क्योंकि एग्जाम में वो भी पूछा जाता है कि कौन से मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। देखो रोग का दूसरा क्वेश्चन है, तो जब रोग वाली अब अगली क्लास है वो रोग की ही हम करेंगे, तो उस क्लास को अच्छे से देखना। एक ही पेपर में देखो 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। रोग से एक ही क्लास में, एक ही पेपर में, क्लास में नहीं, एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन आए हैं। तो जो रोग वाली क्लास आने वाली है ना अगली, उसको अच्छे से पढ़ना है, हर स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ना है। देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचरणीय रोग नहीं है, ये अपने को बताना है। संचरणीय रोग नहीं है, ये अपने को बताना है। संचरणीय रोग नहीं है, है नहीं, नहीं है। मतलब संचरणीय रोग थोड़ा सा आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचता। अगर मान लो किसी को ये रोग है तो उसके संपर्क में आने से, उसके साथ रहने से, खाना पीना खाने से दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचता, वो अपने को बताना है। हेजा है, आपने बहुत बार सुना होगा कि हेजा एक बार सभी के आ गया था, ठीक है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। हेजा फैल गया था, गांधी जी के बारे में पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था। तो हेजा क्या हो जाता है कि भाई अगर आप उस व्यक्ति के संपर्क में आते हो तो हेजा हो जाता है, जैसे अभी कोविड हुआ था, ठीक है, संपर्क में आने से हो रहा था, ऐसे था। छोटी माता चिकन पॉक्स बोला जाता है कि भाई किसी को छोटी माता चिकन पॉक्स हो गया है तो घर में ही रहना है, हवा में बाहर नहीं निकलना, क्योंकि उसकी वजह से क्या है, ज्यादा लोगों को हो जाएगा। तो उसके संपर्क में आने से होता है, तो ये भी नहीं है। तपेदिक या क्षय रोग ये भी हो जाता है, ठीक है। आपको बोलते हैं कोई बीमार व्यक्ति है उसके पास मत बैठो, ठीक है, जिसको जुकाम बुखार वगैरह हो रहा है उसके पास मत बैठो, क्योंकि उसके जो कीटाणु है वो आपके अंदर जाएंगे और आप भी बीमार हो जाओ। लेकिन जो मधुमेह होता है, मधुमेह का इंग्लिश का मतलब क्या होता है, डायबिटीज, ठीक है। तो जो डायबिटीज होती है, मधुमेह होता है, ये संचरणीय रोग नहीं है कि दूसरों लोगों तक नहीं जाता है, ठीक है, इसके संपर्क में आने से, साथ रहने से नहीं होता है। तो मधुमेह है, ये डायबिटीज है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। और आजकल भारत में मधुमेह ना 40 से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनमें कॉमनली ये पाया जाने लगा है, बहुत ज्यादा संख्या में ये बढ़ रहा है, क्योंकि खान पान ऐसा हो गया, जंक फूड खाने से, मीठा खाने से ये सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है जी। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग पूछा जाता है लेकिन इसमें एक साथ ही पूछ लिया गया है, ठीक है। पिछला जो पेपर था इसमें एक ही साथ पूछ लिया गया है कि सूर्योदय का पूर्वाभास और सूर्यास्त का पश्चाभास निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, ये अपने को बताना है। कि जब सूर्य उदय हो रहा होता है, जब सूर्य उदय होता है ना, तो उससे पहले ही आपको उसका कलर दिखाई देने लग जाता है कि अब सूर्य उदय होने वाला है। उदय का मतलब उगने वाला है, जब सुबह हो रहा होता है। जब शाम को वो अस्त होता है, नीचे की तरफ जा रहा होता है, तो वो नीचे चला जाता है, फिर भी आपको दिखाई देता है कि हाँ अभी सूर्य से नीचे गया है। उसी के बारे में बात कर रहा है कि वो किसके कारण होता है, तो ये प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये होता है। मैंने आपको पढ़ाया था परावर्तन अपवर्तन, तो वो यही है, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद कर लेना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो हमने पढ़ाए हैं, जो अभी हमने टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं उनसे भी क्वेश्चन आए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आए हैं, ठीक है। तो क्योंकि अभी हमने पढ़े ही कितने, 6-7 टॉपिक्स ही तो पढ़े हैं, अब धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, फिर पूरा का पूरा पेपर है ना, ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस अपनी ही क्लास से आने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है। अब देखो ये एंटीबायोटिक वगैरह है ना, इनके बारे में हमें थोड़ा जानना होगा, थोड़ा याद करना होगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में एंटीबायोटिक वगैरह से एक क्वेश्चन आया है, पिछले एग्जाम्स में तो आया है, तो इसलिए थोड़े इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टेट्रोपटोमाइसिस। ये मैंने आपको बताया अभी हुआ है, ठीक है, शायद आपको पढ़ाया था या आर्मी वाले जो स्टूडेंट है उनको पढ़ाया था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंटीबायोटिक हो जाएगा, ठीक है, एंटीबायोटिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं, ईमानदारी से कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चन आपने गलत किए, सही नहीं, कितने क्वेश्चन आपके गलत है, ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं ये कमेंट करके बताना, और कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन गलत हुए हैं। जो हमने पढ़ा दिए हैं वो टॉपिक्स के क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, तो वो आपकी गलती है, आपने उन टॉपिक्स को अच्छे से नहीं पढ़ा, अच्छे से नहीं समझा।
प्रकाश वाले टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं, उसको आप अच्छे से पढ़िए। मानव शरीर हम पढ़ा चुके हैं, उसके बारे में अच्छे से पढ़िए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये आज वाले पेपर में है इन्हीं टॉपिक से आएंगे, नहीं, हर पेपर में आपको थोड़ा थोड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा। तो जितने भी पेपर पूछे गए ना, साइंस के क्वेश्चंस आए हैं, वो सारे मैं आपको यहाँ पर करवाता रहूंगा। और साथ में टॉपिक वाइज जो हम पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से PYQ प्लस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम उन क्लासेस में करते हैं, वो आपके लिए हमेशा आते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहने वाला है, हम पढ़ने वाले हैं मानव रोग। मानव रोग से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कल वाली क्लास में हम समाप्त करने वाले हैं। तो आज वाली क्लास कैसी लगी, ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर वाली क्लास मतलब ये जो तरीका है वो कैसा लगा, ये भी आप कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणा।